नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी अदालती लड़ाई लड़ने के लिए अधिनियम का हथियार है जरूरी। महिला शैक्षिक आरक्षण को लेकर सरकार भी ला रही है अध्यादेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाला समस्या का समाधान, नए पद पर सृजित करने का आदेश। 2021 के कुंभ में हरिद्वार आए थे शंकराचार्य, निधन की खबर से संतों में शोक की लहर। सख्त हुई पुलिस, प्रदेश में अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा एनएसए। धारचूला का अध्ययन करने पहुंची वाडिया की टीम, आपदा के कई पहलुओं का अध्ययन कर सौंपेगी रिपोर्ट। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं के 30% शैक्षिक आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार अध्यादेश के कवच से लैस होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अब वह डोमिसाइल की शैक्षिक आरक्षण का आधार बन सकती है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में ये राय बन चुकी है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दाखिल की जाएगी। इससे पहले सरकार सुप्रीम अदालत से अतीत में हुए उन बड़े फैसलों की नजीरें जुटा रही है जिनमें डोमिसाइल के आधार पर राहत दी गई। बेशक वे मामले नौकरियों से इतर दाखिलों से जुड़े थे। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर न्याय विभाग को भेजा है। न्याय और विधायी विभाग अध्यादेश के पक्ष में विधिक तर्क तलाश रहा है। इस संबंध में काफी होमवर्क हो चुका है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। राज्य की महिलाओं के लिए वर्ष 2001 में और 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन सरकारों ने अलग अलग शासन आदेशों से 30% शैक्षिक आरक्षण का प्रावधान किया। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर शैक्षिक आरक्षण के जियो पर रोक लगा दी। सरकार से जुड़े न्याय और विधि से जुड़े जानकारों का मानना है कि अदालत से अमान्य कर दिए गए शासनादेशों के आधार पर सर्वोच्च अदालत में पैरवी करना सिर्फ डंडे के सहारे युद्ध लड़ना सरीका होगा। इसलिए बड़ी अदालती लड़ाई लड़ने के लिए अधिनियम का हथियार जरूरी है। यही वजह है कि सबसे पहले सरकार अध्यादेश ला रही है। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस जवानों के ग्रेड पे का विवाद खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाल लिया है। पुलिस कांस्टेबल को 1 स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नई रैंक एडिशनल सब इंस्पेक्टर के 1750 पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 17,500 पद और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं, जबकि एडिशनल सब इंस्पेक्टर का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एएसआई की नई रैंक सृजित कर 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। 1 जनवरी 2017 से लागू एसीपी की तहत निश्चित अवधि में मिलने वाली पदोन्नति के लाभ के बदले तय ग्रेड पे विवाद की वजह है। बदली व्यवस्था से पुलिस जवान 4,400 ग्रेड पे वेतनमान से वंचित हो रहे हैं। नई व्यवस्था में 2800 और 4200 ग्रेड पे वेतन की श्रेणी शामिल की गई है। इससे पुलिस जवानों के पुलिस को हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पुलिस कांस्टेबलों की पहली भर्ती 2001 में हुई थी। उस वक्त पदोन्नति के लिए तय आयु सीमा 8 से 12 और 22 साल थी। सिपाहियों की भर्ती के समय 2000 ग्रेड पे होता था। 8 साल बाद उन्हें 2400 और 12 साल बाद उन्हें 4600 और 22 साल की सेवा के बाद उन्हें 4800 रुपए कर दिए जाने का प्रावधान किया गया। 2001 बैच के सिपाहियों को वर्ष 2013 में 4600 रुपए ग्रेड पे का लाभ मिला था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने समय सीमा में बदलाव कर दिया। उस वक्त ये कहा गया कि अब ये लाभ उन्हें नई नीति 10, 16 व 26 वर्ष के आधार पर मिलना है। ऐसे में इन सिपाहियों को अब वर्ष 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाना था, मगर फिर उससे पहले समय सीमा को बढ़ाकर 10, 20 व 30 वर्ष का स्लैब कर दिया गया, जिससे 2001 बैच के सिपाहियों को 4600 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला। द्वारिका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हरिद्वार से काफी लगाव था।
कनखल स्थित ज्ञानलोक कॉलोनी में उनका शंकराचार्य मठ है। अक्सर वे मठ में आते थे। 97 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पिछले साल हुए कुंभ में 3 अप्रैल 2021 को हरिद्वार आए और नीलधारा में गंगा आरती की। उनके निधन से संतों में शोक की लहर है। संतों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने 99 वर्ष की उम्र में रविवार को नरसिंहपुर के छोटेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांसें ली। हराली तीज के दिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का 99वां जन्मदिन था। उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती संत समाज के प्रेरणा स्रोत और त्याग और तपस्या की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनके निधन से सनातन धर्म को अपूरणीय क्षति हुई है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी व आनंद पीठाशीर स्वामी बालकानंद गिरी ने कहा कि सनातन धर्म व संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती ने अतुलनीय योगदान दिया। उनके विचार और शिक्षाएं सदैव समाज का मार्गदर्शन करती रहेंगी। कालिका पीठाशीर श्री महंत सुरेंद्र अवधूत निर्मल अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव सिंह ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी धर्म संस्कृति के प्रखर विद्वान थे। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी एवं अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा कि वयोवृद्ध अवस्था में भी समाज का मार्गदर्शन करने वाले ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती योग पुरुष थे। उत्तराखंड में अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बात उन्होंने प्रदेश भर के सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए। दरअसल एक दिन पहले रुड़की के पिरान कलियर में कुछ युवकों ने बच्चा चोरी के शक में 3 अनजान लोगों को पकड़कर मारपीट की थी। इस दौरान भीड़ एकत्रित होने के बाद बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई थी। अफवाह फैलाने की लगातार बढ़ती घटनाओं को डीजीपी ने गंभीरता से लिया। डीजीपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कहा कि अफवाह के बाद हिंसा फैलती है तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहा कि इस संबंध में प्रदेश के सभी जनपदों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर एक व्यक्ति से मारपीट करने वाले 4 युवकों पर केस दर्ज कर लिया है। बरेली के थाना सदर कैंट व हाल निवासी कलियर फैजान ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम टेम्पो से कलियर आ रहा था। मेहवड़ पुल से वह पैदल ही कलियर की तरफ जाने लगा। इस बीच कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और बच्चा चोर कहते हुए मारपीट करने लगे। पीड़ित ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ऐसो मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर सलमान, दिलशाद, अकरम, इरशाद निवासी मेहवड़ और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी इरशाद को गिरफ्तार कर चालान किया गया। अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। नेपाल के दारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्र के दललेख में बादल फटने से उत्तराखंड के धारचूला के घटखोला क्षेत्र में हुई तबाही के बाद जहां सरकार और जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर कदम उठाए गए हैं, वहीं आपदा से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की टीम धारचूला पहुंच गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कालाचांद साई ने बताया कि दारचूला इलाके में बादल फटने से हुई तबाही से जुड़े तमाम पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। संस्था के 2 वैज्ञानिक सपना निमिता चौधरी और पिंकी बिस्ट को धारचूला भेजा गया है जो आपदा का अध्ययन करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों वैज्ञानिक इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि धारचूला क्षेत्र में बादल फटने जैसी आपदा से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब राज्य में प्राकृतिक आपदा आने के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम अध्ययन में जुटी है। पिछले साल चमोली के रेडी में हिमस्खलन के बाद आई आपदा के बाद संस्थान के वैज्ञानिकों की कई टीमों ने
विस्तृत अध्ययन किया था। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद रिपोर्ट सौंपी थी कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने व ग्लेशियर टूटने से भयावह प्राकृतिक आपदा आई थी। वैज्ञानिकों ने आपदा के बाद नदियों के व्यवहार में आए बदलाव का भी अध्ययन किया। अध्ययन की रिपोर्ट को साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक पर सरकार की भूमिका के विरोध में कई दलों के नेताओं और छात्राओं ने श्री भरत मंदिर झंडा चौक से त्रिवेणी घाट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इससे पहले श्री भरत मंदिर प्रांगण में परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं व नेताओं ने महिला आरक्षण को बचाने को लेकर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई। भरत मंदिर परिसर स्थित सभागार में संबोधित करते हुए एआईसीसी के सदस्य जैनेंद्र रमोला ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने वर्षों के संघर्ष के बाद राज्य का गठन कराया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कहा कि जल्द ही परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ मिलकर मामले को शासन स्तर तक उठाया जाएगा। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के संयोजक कनक धनाई ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से महिला आरक्षण को लेकर कोर्ट में जो केस लड़ा गया उसमें सही तरीके से पैरवी नहीं हुई। यदि सही तरीके से पैरवी हुई होती तो प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाला 30% का आरक्षण समाप्त नहीं होता। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि भाजपा सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर लटकाना चाहती है, जबकि पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार महिलाओं के हित में 30% आरक्षण का अध्यादेश ला सकती है। कार्यक्रम संयोजक आरुषि कश्यप ने कहा कि छात्राओं को परीक्षाओं की तैयारी की जगह मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। महिलाओं को नौकरी में मिलने वाला 30% आरक्षण समाप्त होने का लाभ अन्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। बैठक में श्यामपुर जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान, संजय सिलसिवाल, हिमांशु रावत, प्रिंसी रावत आदि लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 4 जिलों में 10 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। रविवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 6 मरीज ठीक हुए। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 269 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 476 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं सामने आए 10 मामलों में 4 देहरादून, 2 हरिद्वार, 1 नैनीताल और 1 उधम सिंह नगर के 3 संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर 95.81% और संक्रमण दर घटकर 2.06% दर्ज की गई है। हरिद्वार में दोहरे हत्याकांड की खबर से सनसनी फैल गई है। घटना दोपहर बाद बहादुराबाद के मरगपुर में गांव की है। पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इसके बाद गुस्से में आकर उसके सौतेले बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी नीतीश शर्मा ने बताया कि इलामपुर जमीन और उसकी पत्नी सितारा के बीच झगड़ा हुआ था। सितारा शनिवार रात ही घर आई थी। दोनों की बात लेकर झगड़ा हुआ तो गुस्से में सितारा ने पति इनामुल का कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। जब ये सब इनामुल के बेटे को पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपनी सौतेली मां का गला दबा दिया। जानकारी के अनुसार थाने पहुंचकर इसका अपना जुर्म भी कबूला गया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पथरी क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों की ओर से बांटी गई जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। आज वहीं रविवार को 3 और ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं 2 ग्रामीण की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 फूलगढ़ और 2 शिवगढ़ के रहने वाले थे। 2 ने शुक्रवार और 5 ने शनिवार को दम तोड़ा। वहीं रूपा सिंह सोम सिंह शिवगढ़ की रविवार की सुबह मौत हो गई। रूपा सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह 3 बजे रूपा सिंह को खून की उल्टियां हुई। उधर देर रात अजय पुत्र जोगेंद्र निवासी फूलगढ़ की भी मौत हुई। अजय को सुबह सिटकुल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजय ने भी शुक्रवार को जहरीली शराब पी थी। वहीं फूलगढ़ के 65 साल के आशाराम की घर पर ही मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि आशाराम ने भी शराब पी थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आशाराम शुगर का मरीज था, शुगर के चलते उसकी मौत हुई है। इसके अलावा करणपाल पुत्र निंतर सिंह निवासी फूलगढ़, सूखा सिंह निवासी शिवगढ़ को रविवार की सुबह भर्ती कराया गया था। दोनों को उल्टियां हुई थी। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने भी जहरीली शराब पी थी। जिला अधिकारी ने पथरी क्षेत्र में गांव में हुई मौतों की प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को भेज दी है। प्रशासन के दावे के मुताबिक शनिवार को गांव में 4 लोगों की मौत हुई। इनमें कच्ची शराब पीने से सिर्फ 2 ग्रामीण मरे हैं, तीसरे बीमारी और चौथे की आपसी मारपीट में चोट लगने से मौत हुई है। प्रशासन ने 3 अन्य ग्रामीणों की शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं की है। जिलाधिकारी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की ओर से प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के दावे के मुताबिक गांव शिवगढ़ में 1 और फूलगढ़ में 3 ग्रामीणों की शनिवार को मौत हुई। इनमें बिरम सिंह निवासी शिवगढ़ थे। दावा किया जा रहा है कि बिरम सिंह के शराब नहीं पीने की जानकारी सामने आई है। अमरपाल निवासी फूलगढ़ का शुक्रवार को झगड़ा हो गया था। मारपीट में घायल होने से उनकी मौत हुई, जबकि थाना प्रभारी में मारपीट का मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। गांव फूलगढ़ में मनोज और अरुण की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है। प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में जहरीली शराब सेवन करना प्रतीत नहीं होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्राम पंचायत शिवनगर के मजरा, शिवगढ़, फूलगढ़, दुर्गागढ़ और गोविंदगढ़ में किसी अन्य व्यक्ति के बीमार होने की जानकारी नहीं है, लेकिन सभी 4 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार के गोविंद नगर से लापता चल रहे 3 किशोरों को सोमवार का उनको शव मिला है। 2 दिन पहले तीनों किशोर सिद्धिबली मंदिर के लिए निकले थे। लापता किशोरों की कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तीनों किशोरों के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। सोमवार सुबह 5वें मिल के पास खोर नदी में 3 शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर कोटद्वार से करीब 6 किमी आगे खोर नदी के तट पर 3 युवकों के शव बरामद किए गए। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने तीनों शवों को खोर नदी से निकाला। पुलिस ने हाईवे पर किशोरों की स्कूटी भी बरामद की। मामले की जांच जारी है। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार तीनों किशोर घर से स्कूटी लेकर निकले थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में कराए जा रहे दर्जन भर से अधिक बड़े निर्माण कार्यों में हो रहे साथ ही उनकी गुणवत्ता का मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। राजधानी के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराए जा रहे तमाम निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पीएमओ को भेजे गए पत्र में व्यापारियों ने कहा कि राजधानी दून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर 2017 में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। परियोजना के तहत 1000 करोड़ रुपए खर्च कर शहरियों को सीवर लाइन, स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट समेत कई चीजें मुहैया कराई जानी थी। इतना ही नहीं, परियोजना के तहत राजधानी के पलटन बाजार का भी सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन 5 साल बाद भी ये सभी निर्माण कार्य आधे अधूरे तो पड़े ही हैं, साथ ही इनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं लग रही है। अधिक भगत से अनुभवहीन ठेकेदारों को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। व्यापारी संगठनों ने पीएम मोदी से प्रकरण की जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर व्यापारियों ने सवाल उठाए हों। इससे पूर्व पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े तमाम कार्यों की गुणवत्ता को लेकर व्यापारी संगठन धरना प्रदर्शन करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक बाइक पर 3 बच्चों सहित 5 लोगों को सफर कराना पड़ा भारी। रुद्रपुर हाईवे पर बाइक कार से टकरा गई। मौके पर मामा भांजे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएससी में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। वहीं देर शाम को केलाखेड़ा निवासी इमरान अपनी बहन रिजवाना और 3 बच्चों को बाइक से छोड़ने उनके घर दोहरा चौक जा रहा था। रुद्रपुर हाईवे पर मलेरिया रोड के कट के पास विपरीत दिशा से आ रही कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में इमरान, उसकी बहन रिजवाना, भांजा अरहान फिरसाद और भांजी ईदानूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और आसपास के लोगों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से सीएससी बाजपुर भेजा। वहां डॉक्टरों ने इमरान और उसके भांजे अरहान को मृत घोषित कर दिया, जबकि रिजवाना, फिरसाद और ईदानूर को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल प्रवीण कोश्यारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इमरान और अरहान के शव को कब्जे में लेकर सीएससी की मोर्चरी में रखवा दिया है। सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि इमरान ने हेलमेट नहीं पहना था। बाइक पर 3 बच्चों सहित 5 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि बाइक पर 2 से अधिक और बिना हेलमेट के वाहन का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में विजिलेंस जांच की जद में आए अनुभव अधिकारी व समीक्षा अधिकारियों को आयोग ने हटा दिया है। इनमें से 2 को बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया गया है, जबकि 1 को अनुभाग से हटाकर लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। 16 अन्य कर्मचारियों को भी आयोग के सचिव एस रावत ने इधर से उधर कर दिया है। पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक NS डांगी के अलावा अनुभाग अधिकारी कैलाश चंद्र नैनवाल, समीक्षा अधिकारी दीपा जोशी व BL बहुगुणा के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई है। जांच का आदेश होने के बाद आयोग के सचिव SS रावत ने भी आयोग के स्तर से कार्रवाई की। कैलाश चंद्र जोशी को परीक्षा अनुभाग से हटाते हुए लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। समीक्षा अधिकारी दीपा जोशी को गोपन अनुभाग से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में डाला गया है। समीक्षा अधिकारी BL बहुगुणा और अध्याचन अनुभाग से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी प्रवीण राणा को लोक सूचना अधिकारी से हटाकर अभियाचन अनुभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के सचिव SS रावत ने इसके अलावा 16 अन्य कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया। प्रभारी अनुसचिव राजन नेथानी को विभागीय नियमावली आदि के कार्यों से हटाकर जांच से संबंधित काम दिए गए हैं। वहीं अनुभाग अधिकारी कुमार निराला को परीक्षा से गोपन, सहायक लेखाकार भरत सिंह चौहान को लेखा के सभी काम, सुभाष गिलैडिया को अधियाचन से हटाकर परीक्षा अनुभाग
प्रमित अधिकारी को अति गोपन से हटाकर गोपन अनुभाग, सतीश चंद्र उप्रेती की विधि, बबीता को परीक्षा अनुभाग, सपना को परीक्षा अनुभाग, अरविंद सिंह को गोपन अनुभाग, अनिल कुमार को विधि अनुभाग, विनीत रावत को गोपन और पंकज सुंदरियाल को लेखा अनुभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में आज मौसम फिर करवट बदलेगा। देहरादून और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है तो कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदियों नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। डीएम सोनिका ने भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को हिदायत दी है कि अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें। कपकोट तहसील क्षेत्र में हुई भारी बारिश का सबसे अधिक असर नगर पंचायत क्षेत्र और कन्नलगढ़ घाटी में हुआ। कन्नलगढ़ घाटी के बेसानी गांव में काफी नुकसान होने की सूचना है। वहीं शनिवार की रात को क्षेत्र के लोगों ने बादल फटने की सूचना तहसील प्रशासन को दी थी। तहसीलदार पूजा शर्मा और राजस्व उप निरीक्षक पंकज साहा ने रविवार को क्षेत्र में जाकर नुकसान का जायजा भी लिया था। तहसीलदार शर्मा ने बादल फटने की घटना से इनकार करते हुए बताया कि अतिवृष्टि से बेसानी के पोसारी में 3 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। कुछ गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक साहा ने बताया कि खेतों में मलबा भरने से फसलों को भी नुकसान हुआ है। पैदल रास्ते भी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। पिथौरागढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण विकासखंड धारचूला और मुनिस्यारी में बंद 15 सड़कों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीएमजीएसवाई लोनी विधि धारूचाल की 12 पीएमजीएसवाई आरडब्ल्यूडी डीडी हाट को 2 और 67 बीआरओ धारूचूल की सीमा सड़क बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही के साथ ही जरूरी सामान घर तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग से मिली 23 भर्तियों के कैलेंडर जारी करेगा। लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक इतनी भर्तियों को कराने में स्टाफ की जरूरत पड़ी तो सरकार से मांगा जाएगा। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक में पेपर लीक और ऑनलाइन बंद दरोगा में नकल के बाद आयोग से भर्तियां छीन ली गई हैं। कैबिनेट की बैठक में 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए कुल 23 भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय हुआ था। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। भर्तियों से जुड़े अभियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगे जाएंगे। आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा कि उन्होंने सरकार के फैसले के तहत परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। स्टाफ के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग पूरा है कि लेकिन नई भर्तियों का काम भरने पर जरूरत पड़ेगी तो सरकार से स्टाफ की मांग भी की जाएगी। फिलहाल अभी हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। लहरों से